कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है आपको एक्सप्रेशन निकालना म्यूचुअल इंडक्टेंस का बिटवीन ए पेयर ऑफ कोएक्सियल कॉइल या सोलेनॉइड। ओके, इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसमें दो सोलेनॉइड लिए हुए हैं, एक सोलेनॉइड आउटर है और दूसरा उसके इनर है। सबसे पहले मान के चलिए कि हम केस 1 में आउटर कॉइल से ही या सोलेनॉइड से करंट पास कराते हैं। मतलब केस 1 में करंट इज इन आउटर कॉइल, पहले कॉइल में। आउटर कॉइल को आप कॉइल नंबर 2 मान लीजिए सुविधा के लिए। तो इससे जो करंट पास कर रहा है उस करंट को आपने I2 माना। ऑब्वियस है कि जब सोलेनॉइड से करंट पास कराएंगे तो उसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड नंबर 2, ओके, क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नोट N इंटू I एक्सप्रेशन आता है। ऑब्वियस है, यहाँ पर सेकंड के लिए है तो हम नोटेशन 2 देंगे। ऑब्वियस है I2 और यहाँ पर N2। एक बात और हम कहना चाहेंगे, एक कैपिटल N होता है और एक स्मॉल n यहाँ होता है। दोनों में रिलेशन होता है ये कैपिटल N बाय L इज इक्वल टू स्मॉल n। स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों सिंबल को आप एक साथ मर्ज मत कीजिएगा। अभी हमको फ्लक्स निकालना है तो हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज हमको म्यूचुअल इंडक्शन की बात करनी है तो इनर कॉइल जो वहाँ रखा हुआ है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा। इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इनर सोलेनॉइड या कॉइल बोल सकते हैं, मतलब कॉइल नंबर 1। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी वहाँ पर एसोसिएटेड हो तो यहाँ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। अब एक बात बड़े इत्मीनान से समझिए कि अगर सोलेनॉइड में करंट पास करा रहे हैं और करंट कुछ इस तरह से टर्न कर रहा है तो थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस आउटर कॉइल में एक्सिस की तरफ होगा, जो कॉमन एक्सिस जहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा कॉइल जो आपने लिया है इनर कॉइल, उसका एरिया वेक्टर इच टर्न का भी उधर ही होगा। यानी एरिया वेक्टर और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस के अलोंग है वो दोनों पैरेलल है। इसलिए यहाँ पर आपको cos 0 लिखना होगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए cos 0 1 हो गया। इसको हटा दीजिए। अब लिखना जो है उसकी बात समझे हम लोग। ये फ्लक्स किसके थ्रू है? इनर कॉइल। और इनर कॉइल को कॉइल नंबर 1 माना है आपने, सोलेनॉइड नंबर 1 माना है, इसलिए 1 लिखेंगे। तो जो भी वहाँ पर अदर क्वांटिटी होंगे मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ करके, वो आपका 1 का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसीलिए यहाँ पर हम N1 लिखेंगे, यहाँ पर A1 लिखेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर जो मौजूद है वो पूरे रीजन में आउटर कॉइल के वजह से मौजूद है, और इसीलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा B2। ओके, चलिए ये ध्यान रखेंगे जो लिखे हैं आपने। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इनर कॉइल ड्यू टू करंट इन आउटर कॉइल, इसीलिए इसको हम फाई 1 2 लिखना पसंद करेंगे। ओके, चलिए अब सबको लिखा जाए। यहाँ पर जैसे देख रहे थे कि अगर हमको कैपिटल N लिखना हो तो N इंटू L लिखना होगा। तो कैपिटल N1 को हम N1 इंटू L लिख लेते हैं। B2 को वहाँ से लिख लेते हैं म्यू नोट N2 I2, और उसके साथ आपके पास A1। अगर सबको सजा करके लिख लिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फाई 1 2 इज इक्वल टू म्यू नोट दिखा, N1 N2 दिखा होगा, A1 और L1 L इंटू आपके पास I कौन सा दिख रहा है? 2 दिख रहा है। ओके, अब नाउ एक बात और, ये जो फॉर्मूला लिखा है इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, बात साफ है।
जिससे सोर्स जुड़ा है, जिसके थ्रू करंट पास कर रहा है वो प्राइमरी, और जो नियर बाय प्लेस है वो सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो 2 है वो आपका प्राइमरी होगा। तो जहाँ जहाँ आपने P लिखा है वहाँ वहाँ आप 2 लिखिए, जहाँ जहाँ P लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिखिए, ओके। और जहाँ जहाँ आपने S लिखा है, इनर कॉइल सेकेंडरी है क्योंकि नियर बाय प्लेस किया है, इसलिए वहाँ आप 1 लिखेंगे, ओके। तो ये 1 2 का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आपका वर्क इज डन। ये अगर M12 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आपके पास 512 डिवाइडेड बाय I2। ये I2 और I2 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो दिख रहा होगा आपको। म्यू नोट आएगा, N1 आएगा, N2 आएगा, उसके बाद A1 इंटू L आएगा। चलिए ठीक है, तो फाइनली आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 आ गया, म्यू नॉट जिसका वैल्यू मालूम है N1 N2 A1 इंटू L। वेल बढ़िया, आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ऑब्वियस है, जब इंडक्शन हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, इंडक्शन हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जब लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले एक तो लिखना ही होगा क्या, M12 करंट कितना चेंज हो रहा है, di2/dt, ओके वेल बढ़िया। लेकिन साथ ही साथ वो जो नियर बाय कॉइल के साथ आउटर कॉइल था उसमें भी तो कोई चेंजेज है, क्या चेंज है वो देख लीजिए। वहाँ पर भी करंट चेंज कर रहा है, और करंट किसी भी कॉइल से जब भी चेंज करे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब वहाँ पर क्या होगा, सेकेंड कॉइल है और उसी से कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, तो आप इसको M22 di2 ऐसा लिखेंगे, और दोनों के आगे आपका नेगेटिव साइन होगा, ओके। अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात बोल सकते हैं, M22 क्या है, M22 तो होता नहीं है, M12 हो सकता है, M21 हो सकता है, तो M22 क्या है, उसी कॉइल के साथ उसी कॉइल का इंडक्टेंस, यानी ये तो म्यूचुअल की बात ही नहीं हुई, ये तो सेल्फ की बात हो गई। यानी इस सिंबल को चेंज करना होगा, और सिंबल को चेंज करके आपको लिखना होगा क्या, L2 di2/dt प्लस M12 di2/dt। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के केस की तरफ बढ़ें। पहले केस में आपने करंट पास किया था किससे, आउटर कॉइल से, ओके। आउटर कॉइल के करंट को ख़त्म कीजिए, नहीं मानते हैं कि आउटर कॉइल में करंट है, तो क्या है, ये जो इनर कॉइल है इससे करंट पास करा दीजिए। कितना करंट पास कर दें, I1, यानी करंट इज इन नॉट आउटर, इनर कॉइल। अभी वाले केस में इनर कॉइल, ध्यान दीजिएगा, इनर कॉइल, कॉइल नंबर 1। अब इसके थ्रू भी, इसके इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सोलेनॉइड 1 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो सभी एक्सचेंज करना होगा, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। अभी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो कैलकुलेट करना होगा, इनर नहीं, अभी आउटर कॉइल की बात करनी होगी। आउटर कॉइल मतलब कॉइल 2, ओके। तो यहाँ सब चेंज होगा, यहाँ पर 2 1, जहाँ 1 वहाँ 2 करते जाइए, जहाँ 1 वहाँ 2 करते जाइए, जहाँ 2 वहाँ 1 करते जाइए, आपको वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन की बात नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पर लाई करेगा, A2, ध्यान दीजिएगा, A2 एरिया ऑफ आउटर कॉइल, अगर फ्लक्स कैलकुलेट करने में लेते हैं तब क्या चेंजेज आएगा। देखिए, आउटर कॉइल और इनर कॉइल के बीच में गैप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ओके। और जैसा कि गैप दिख रहा है, आपको एक चीज़ मालूम है, जब सोलेनॉइड से करंट पास कराएंगे तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म होगा, जबकि आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड वीक एंड
नेग्लिजिबल नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास सोलेनॉइड है तो उसका इनर मैग्नेटिक फील्ड ही कंसिडरेशन में आएगा, आउटर नहीं। तो वैसे केस में अगर हमने इनर कॉइल से करंट पास किया था तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतने पार्ट का ही लाई कर रहा है या कंसिडरेशन में है। ये जो गैप वाला पोर्शन है जहाँ पर आप देख रहे हो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। और फ्लक्स कैलकुलेट करने में आपने टोटल एरिया ले लिया है, यानी उस एरिया को भी इंक्लूड कर लिया है जो मैग्नेटिक फील्ड में उस वक्त प्रेजेंट नहीं था। तो वैसे केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमको एरिया अब हटाना पड़ेगा, वो सारे एरिया हटाने पड़ेंगे जो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है। और ऐसा हटाने के लिए एक गैप का एरिया जब हटा देंगे तो ऑब्वियस है कि अब एरिया बदल करके इनर का ही एरिया हो जाएगा, यानी यहाँ पर फिर से A1 ही हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, एरिया वापस A1 हो गया क्योंकि गैप में मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। फ्लक्स कैलकुलेशन में वही एरिया लेना है जिस एरिया से आपका फील्ड लाइन पास कर रहा है। ओके, तो एक नॉर्मल सा यहाँ पर क्लू बना, लॉजिक बना कि फ्लक्स किसी से भी कैलकुलेट कर रहे हो, एरिया आपको इनर का ही लेना है। ओके, एरिया आपको इनर का ही लेना है जब दोनों कॉइल इस तरह से लाई कर रहे हैं, कोएक्सियल हैं ऐसे केसेस में। अब देखिए, हम यहाँ पर भी चेंज करना चाहेंगे, सारे सफिक्स चेंज होंगे, तो आप सारे कैलकुलेशंस चेक कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, और ये हो जाएगा आपको 2 1। यहाँ पर भी अगर हम 2 1 लिखते हैं तो यहाँ 2 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर M2 1 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर ये 2 1 और यहाँ पर I1 कैंसिल हो करके आप देखिए फिर से 2 1 जो है M12 के बराबर आया। हमने इसमें कुछ स्पेशल नहीं किया, हमने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन जो रिजल्ट आना है वो अपने आप आया। ये फिजिक्स की स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशलिटी है कि चीज़ें यूनिफॉर्म अपने आप हो जाती हैं। आपको बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट प्रोसीड करते जाइए, जो एक्यूरेट है, जो सही है वही सामने आएगा, गलत वाला टर्म सामने नहीं आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, तो जितना आपको M21 मिला उतना ही M12 भी मिला। ओके, रीजन क्या है ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो करंट हम किसी से भी पास करें, म्यूचुअल है, इंडक्शन है, तो आपस में वो बराबर ही होगा। ऐसा एक बार और आपने देखा था, कब देखा था, जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते थे। कोई भी बॉडी लाइट हो, कोई भी बॉडी हैवी हो, दोनों के बीच का फोर्स म्यूचुअली इक्वल होता था। F21 और F12 हमेशा बराबर होता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लॉजिक है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दोनों कॉइल के बराबर है। अच्छा, कभी कभी सिचुएशन आपको ऐसा दे सकता है जिसमें डेटा हमको एक कॉइल का मिल रहा हो और म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे कॉइल के लिए पूछा हो। घबराने की ज़रूरत नहीं, आप जिस डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लीजिए। और दूसरे कॉइल जिसको नियर बाय प्लेस किया गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो बराबर ही होना है, तो वैसे केस में आप इक्वल कर दीजिए। NCERT में इसके लिए बहुत अच्छा लाइन भी लिखा है, पढ़ सकते हैं उसको। अभी एक और बात इंड्यूस्ड EMF की यहाँ पर करनी होगी। ये आपको पहले केस का इंड्यूस्ड EMF मिला हुआ था इतना, फर्स्ट केस का इंड्यूस्ड EMF इतना मिला हुआ था। सेकंड केस वाले में अब चेंज करना होगा, जहाँ 2 है वहाँ 1 कर लीजिए। हाँ, जहाँ 2 है वहाँ 1 कर लीजिए, सभी जगह चेंज करके। तो देखिए आपको जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा। ओके, अभी 1 का 1 के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और इसीलिए हम यहाँ पर L1 लिखेंगे। यहाँ तो आपके पास 2 1 है, लिख लिया I1, और यहाँ पर आपने I1। ओके, तो सेकंड केस का भी हो गया। अब चलिए, ऐसा हो सकता है कि हमारा सेकंड केस जो हमने डील कर लिया, सेकंड केस के बाद थर्ड केस की पॉसिबिलिटी। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में हमारे पास करंट इज इन, है ना, बोथ कॉइल्स। ठीक है, दोनों कॉइल में करंट पास कर दें, साइमल्टेनियस करंट दोनों कॉइल से पास हो रहा है। ओके, अब क्या होगा,
अब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे, दोनों में होगा, सेल्फ तो दोनों में होना ही है, म्यूचुअल इंडक्शन भी दोनों में होगा। तो ये नेट म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे, नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस M नेट इज इक्वल टू आपके पास M21 प्लस M12। जैसा कि दिख रहा है कि दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ पर M प्लस M लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2M। ओके, यानी जब दोनों से आपने करंट पास कर दिया तो स्थिति कुछ ऐसी बनेगी। ओके, इस स्थिति के बाद एक और चीज़, अब यहाँ पर नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी बात कर लेनी चाहिए आपको कि नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो आपका जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ई नेट इज इक्वल टू, एक तो E1 वाला और दूसरा E2 वाला। चलिए E2 यहाँ लिखा हुआ है सेकंड केस का, पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला उसके बाद फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ई नेट इज इक्वल टू माइनस, ओके, क्या है L1 dI1 बाई dt प्लस M21 dI1 बाई dt प्लस उस केस वाले की बात कीजिए, वहाँ पर क्या L2 dI2 बाई dt प्लस M12 dI2 बाई dt, एक कुछ इतना होगा। वेल, बढ़िया। इसमें एक स्पेशल केस ले लीजिए, स्पेशल केस कभी कभी डिस्कस करने के लिए बोलता है। इस स्पेशल केस में क्या है कि आप यहाँ पर ओके करंट जो है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I एज्यूम कर लें, मान लें कि दोनों से इक्वल करंट पास हो रहा है। जब दोनों से इक्वल करंट पास होगा तो ई नेट का एक्सप्रेशन देखिए, डी बाई डी टी सब में से कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि करंट तो इक्वल है, क्योंकि करंट तो इक्वल है, डी बाई डी टी सबसे बाहर निकाल लीजिए। अगर ऐसा कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया आपके पास, एक देखिए L1 बचा, एक L2 बचा, एक M21 बचा, एक M12 बचा। ओके, अभी वहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है कि M21 प्लस M12 इज इक्वल टू 2M, ओके, इंटू DI बाई DT। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉर्मल केसेस में यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है नेगेटिव के साथ कोई भी, है ना, और उसके बाद जो होता है वो DI बाई DT होता है। ये कोफिशिएंट आगे वाला जो है वो बेसिकली इंडक्टेंस है। तो यहाँ पर सेल्फ और म्यूचुअल दोनों का मिला जुला रूप है। इसको आप इफ़ेक्टिव बोल सकते हैं, इसको आप टोटल बोल सकते हैं, इसको नेट बोल सकते हैं। इंडक्टेंस कुछ इस केस में इतना आएगा। तो साथ ही साथ DI बाई DT भी आपके पास है। ओके, तो ये हो गया जब आपने करंट दोनों में एक साथ पास किया तब। ओके, तो आपके पास कुल मिला के 3 केसेस, अगर कॉइल या सोलेनॉइड है तो एक तो सिंगल से करंट पास कर रहे हैं, दूसरा उससे नहीं अल्टरनेटिव से करंट पास कर रहे हैं, और तीसरा दोनों से करंट पास कर रहे हैं। तो वैसे केसेस में आपके रिजल्ट्स सामने हैं। हाँ, एक और भी बहुत अच्छा चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसा कि हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू मिल गया है, उसको लिख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आपके पास म्यू नॉट N1 N2 A1 इंटू L। ओके, अच्छा, दोनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस की बात भी कर लीजिए, क्योंकि जब करंट पास करेंगे किसी भी कॉइल से तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस का भी वैल्यू होगा, सेल्फ इंडक्शन का भी फिनोमेना होगा। तो यहाँ पर अगर L1 लिखते हैं तो L1 का एक्सप्रेशन पहले से निकाला हुआ है आपका, ऐसा आता है, और उसी पैटर्न पे L2 का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, N2 A2 इंटू L। ओके, अभी एक काम करें, काम क्या करें, L1 और L2 को मल्टीप्लाई करें। ओके, तो देखिए पहले तो आपके पास म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर L स्क्वायर भी हो जाएगा, और A1 और A2 ऐसा होगा। चलिए एक स्क्वायर रूट दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं,
जस्ट मोमेंट में पता चल जाए आपको। यहाँ तो आपके पास म्यू नॉट आ गया, यहाँ n1 आ गया, यहाँ n2 आ गया, यहाँ पर l आपका आ गया और ये रूट अंडर a1 a2। वेल बढ़िया। अभी आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। जस्ट नाउ अभी इक्वेशन 1 को, है ना, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके रिजल्ट बताइए। आई होप आपका रिजल्ट एक कुछ ऐसा आ रहा होगा, अंडर रूट L1 L2 ओके इज इक्वल टू, और सब तो कट गया, ऊपर देखिए A1, नीचे क्या रूट A1 A2। वेल चलिए इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, रूट A1 का स्क्वायर। चलिए हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? हमको कुछ कैंसिलेशन मिल रहा है, और कैंसिल होकर के देखिए एक A1 A2, A1 A1 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया ऐसा। ओके ये रिजल्ट आप ध्यान देंगे। A1 एरिया ऑफ इनर है और A2 एरिया ऑफ आउटर है। दिख रहा है आपको? A1 इज लेस देन A2, मतलब क्या है कि A1 बाय A2 लेस देन 1 होगा और उसका रूट भी लेस देन 1 ही होगा। ओके तब आपके पास रिजल्ट आया अंडर रूट L1 L2 ओके इज लेस देन 1। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल K से और नाम लिखते हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्यों कपलिंग? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, किस बात की ज़रूरत पड़ती है? म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है कि दो कॉइल को एक साथ कपल किया जाए, साथ लेकर के आया जाए। ओके अब इसमें एक स्पेशल केस की बात करते हैं। ओके कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको दिखा, तो अभी एक कॉइल आपके पास, स्पेशल केस फर्स्ट की बात करें, एक कॉइल आपको मान लीजिए कैसा दिखा। ओके एक और कॉइल, सेकेंड कॉइल नियर बाय जो प्लेस किया गया था वो भी दिखा, लेकिन इस बार दोनों बराबर एरिया का। ओके और एक दूसरे के ऊपर दोनों को रैप किया गया है विदाउट एनी गैप। इसमें गैप था, इसमें गैप नहीं है। ऐसे केस में आपको A1 इज इक्वल टू A2 जब मिलेगा तो K का जो वैल्यू है M डिवाइडेड बाय रूट अंडर L1 L2 ओके ये इक्वल टू 1 होगा। ओके पहला केस का ये मिल गया। हमारे पास और भी केस हो सकते हैं, और भी पॉसिबल केसेस हैं। जैसे अभी हम स्पेशल केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में एक कॉइल आप ऐसे प्लेस कर लीजिए, दूसरा कॉइल उसके नियर बाय जस्ट प्लेस कर लीजिए। अब इसके कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात कीजिए। K इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2 ओके इज इक्वल टू कितना? ये बेसिकली जितना फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ से जो फील्ड लाइन पास कर रहे हैं वो सभी फील्ड लाइन उससे लिंक नहीं होंगे। गैप होने के कारण फील्ड लाइन कुछ कम लिंक होंगे। जो प्रॉब्लम यहाँ आ रहा था वही प्रॉब्लम यहाँ भी आएगा। ओके तो वैसे केस में एरिया तो दोनों का इक्वल था, बट गैप होने के कारण कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग लेस देन 1 हो जाएगा। एक स्पेशल केस और देख लीजिए। ओके ये स्पेशल केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि एक कॉइल आपके पास इस तरह से और एक और कॉइल इस तरह से, ठीक है। ऐसे केस में K इज इक्वल टू आपके पास M डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2। देखिएगा ध्यान से, जो फील्ड लाइन इधर से होंगे
ओके, और ये फील्ड लाइन इधर से होंगे, इसके फील्ड लाइन इससे और इसके फील्ड लाइन इसके साथ लिंकअप नहीं हो रहा है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें नहीं होगा। सेल्फ तो होगा ही होगा क्योंकि दोनों से करंट आप पास कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ एसोसिएटेड है, तो ये आपको 0 आएगा। ये केस जो मिला, इस केस में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो वैल्यू है वो मिनिमम है, तो ऑब्वियस है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी आपने देख लिया। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को देखने के बाद अब आप इस पे कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम, कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी विविड और भी क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलिए उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लेंथ दिया हुआ था, जैसा कि आप देख रहे होंगे 50 सेंटीमीटर। और एक बात और है, पहले कॉइल का एरिया ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे कॉइल का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जैसा कि दिया हुआ है। स्मॉल n1 ये आपको 20 पर सेंटीमीटर और स्मॉल n2 आपको दिया हुआ है 25 पर सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया था, M = म्यू नॉट N1 N2 A × L। यहाँ पर A जो है हमेशा इनर कॉइल का रखना है, स्मॉलर एरिया वाले कॉइल का रखना है, इसलिए हम यहाँ पर A2 लिखना चाहेंगे। ओके, अच्छा, फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको कन्फ्यूजन बढ़ सकता है CGS और SI यूनिट के बीच में। तो ऐसा है कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बाद में भी काम आएगा, N2L × A2 × L। चलिए, आपको L एक ठो कट गया, अब आपके पास है म्यू नॉट N1 N2 / L × A2। वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। म्यू नॉट तो 4 पाई × 10⁻⁻7 N1 निकालना है। यहाँ से देखिए, अगर हम N1 निकालना चाहते हैं तो N1 = N1 × L। ये आपके पास N1 20 था इंटू L 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पर सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर ही रहने दीजिए, ये आपको 1000 हो गया। और इसी तरह से N2 = आप स्मॉल n2 × L लिख सकते हैं, ये 25 × 50 मीन्स आपको 1250 आ जाएगा। तो N1 N2 का भी वैल्यू पुट कर दीजिए। N1 आपके पास 1000, N2 आपके पास 1250 / L। हाँ, सब अब आपके पास जो है ना ये SI में है, इसलिए इसको भी SI में करना होगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर सेंटीमीटर ही रहने दिए। हाँ, तो यहाँ का सेंटीमीटर कट गया है, केवल नंबर है। यहाँ का सेंटीमीटर दोनों कैंसिल होकर केवल नंबर मिला है, इसलिए वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये 0.5 इंटू अब एरिया स्मॉलर वाले का लेना है, तो ये 25 और इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻⁻4 करके। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.85 × 10⁻³ हेनरी आ जाएगा, जो आपका आंसर है। होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सारे डेटा को मैंने पहले लिख लिया, फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो था वो लिखने के बाद से वैल्यूज पुट कर दिया और हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल गया। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के बीच का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि आपको N1 दिया हुआ है 1200, N2 दिया हुआ है 300 और साथ में आपको रेडियस दिया हुआ है 0.15 मीटर। एक एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें SI में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन देख लें। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास अभी जो फार्मूला मैंने लिखा था, म्यू नॉट N1 N2 / L × A। ओके, इसके अनुसार
4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू N1 का वैल्यू आप 1200 इंटू 300। लेंथ अब लेने की बात आएगी, क्योंकि टोरॉइड है तो टोरॉइड का टोटल लेंथ की बात करेंगे, रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा। मीन्स ये 2 पाई इंटू 10 2 पाई इंटू r 0.15 ऐसा। और एरिया आप निकाल चुके हैं 12 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपको हेनरी में आएगा। इससे आगे क्वेश्चन बढ़ता है और बोलता है कि आपके पास एक करंट शुरू में 0 एम्पियर था, ये करंट I2 इज इक्वल टू चेंज होकर के 2 एम्पियर पहुंच गया, और इसमें जो वक्त लगा, टाइम लगा, वो आपको 0.5 सेकेंड। तो ऐसे केस में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, डेल्टा I बाय डेल्टा टी। अभी m का वैल्यू तो आप वहाँ से पुट कर देंगे, वो 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू 1200 इंटू 300 बाय 2 पाई इंटू 0.15 इंटू 12 इंटू 10 का पावर -4। अब एक और चीज़ की बात करनी होगी यहाँ, डेल्टा I। देखिए 2 करंट दिया हुआ है तो डेल्टा I2 माइनस I1 2 एम्पियर हो जाएगा, और डेल्टा T जो टाइम है वो 0.5 सेकेंड। तो ऐसा होगा, इसको भी आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद से सारा कैलकुलेशन आपको रिजल्ट दे देगा, ये 0.023 वोल्ट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको एक स्क्वायर लूप जो है वो बड़ा है, ओके, और एक दूसरा स्क्वायर लूप उसके अंदर है, ओके। सेंटर यहाँ पे है। जनरली हम लोग आउटर को कॉइल नंबर 2 माने हैं, तो इसको 2 मान लेते हैं, इस कॉइल को 1 मान लेते हैं। इससे जो करंट चला इसको I2 मान लीजिए। इससे करंट जो जाएगा I1 अगर दिया है तो मान लेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अभी अगर हम यहाँ देखें तो ये बड़ा वाला कॉइल का लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि कैपिटल L जो है वो मच ग्रेटर देन स्मॉल l है। मतलब इसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे, तो आपको मालूम है फाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0/4 पाई I/x साइन, ओके, φ1 प्लस साइन φ2। अब चलिए किसी एक एलिमेंट को लेकर के, मान लीजिए इस एलिमेंट की बात करते हैं, यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, और इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, μ0/4 पाई में तो कोई अंतर नहीं, I तो हमारे पास I हो जाएगा। अब देखिए ये जो डिस्टेंस होगा ये हाफ ऑफ द लेंथ होगा, इसीलिए L/2 लिख लेते हैं। और ये दोनों एंगल यहाँ पर देखिए, एक 45, दूसरा भी एंगल 45 डिग्री, तो यहाँ साइन φ1 साइन 45 1/√2 और प्लस यहाँ भी 1/√2। एक और बात, ऐसे कुल मिला करके 4 सेगमेंट बनेंगे। एक आपका सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, तीसरा ये और चौथा, और सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो। इसीलिए यहाँ पर हम B2 इज इक्वल टू 4 इंटू दैट कर लेते हैं। एक निकला उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा μ0/4 पाई, 2 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8 और एक √2 कट जाएगा L इंटू I, ऐसा होगा। अच्छा, इसे जो करंट था उसको आपने I2 माना था तो यहाँ पर I2 कर लीजिए। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड आपको निकल गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब चलिए हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल नंबर 1 ड्यू टू फील्ड ऑफ 2। तो यहाँ पर 1 2 लिखते हैं। यहाँ पर एरिया हमको सेकंड का लेना पड़ेगा, ओके। अब जब हम एरिया सेकंड का ले लिए तो ये आपके पास μ0/4
4 पाई ओके 8√2/L इंटू I2 और एरिया जो कि ये भी स्क्वायर है स्मॉल l लेंथ का तो L² हो जाएगा। अभी आप एक और काम कर लीजिए, वहाँ से देखिए 512/I2 करेंगे अगर आप तो 512/I2 इज इक्वल टू μ0/4 पाई 8√2/L और यहाँ पर L²। ओके, अभी 512/I2 ये आपको M12 होगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन इनर कॉइल ड्यू टू करंट इन आउटर कॉइल। बेसिकली आप कैलकुलेट कोई भी कीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों में बराबर होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो संभव हो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको बाद बाकी रिजल्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर लिया। ये तो बात तब की हुई जब आपका ये रेक्टेंगुलर कॉइल था। हो सकता था कि आउटर सर्कुलर कॉइल होता है, इनर भी सर्कुलर कॉइल होता है, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका रिजल्ट ले करके और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बना देते। तो आप पैटर्न बदल करके, शेप बदल करके म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और जो भी सक्षम हो, जो भी पॉसिबल हो, उससे आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। ओके, आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप M12 निकालेंगे तभी M12 निकलेगा, M21 भी अगर निकालेंगे तो M12 के बराबर होगा। पे सेंटर पे रख सकते थे, लेकिन इस बार सेंटर नहीं, हम लोग एक्सिस की बात करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अभी जनरली हम बड़े वाले को 2 मानते हैं, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। हाँ, इसमें करंट भी 2 एम्पियर दिखा रहा है और इसमें करंट 1 एम्पियर दिखा रहा है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। अभी आप एक काम करें, इस कॉइल को ही 2 नंबर कॉइल मान लें, इस कॉइल को ही 1 नंबर कॉइल मान लें। अब देखिए इसके अनुसार रेडियस R2 जो है वो दिया हुआ है 0.5 मीटर और यहाँ पर रेडियस R1 जो दिया हुआ है वो 0.05 मीटर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसमें ये बीच का जो गैप दिया हुआ है वो भी 0.5 मीटर दिया हुआ है। करंट दोनों में है और दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, इसके एक्सिस पे, इस पॉइंट पे हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका रेडियस काफ़ी छोटा है तो इस रीजन में इसका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए कैलकुलेशन आसान रहेगा। हम अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालें तो फिर एरिया हमको चेंज करके लेना पड़ेगा। हम इसके एरिया को नहीं ले पाएंगे क्योंकि गैप आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर कॉइल का एक्सियल लाइन पे होता है वो आपके पास μ0/2 I/r² डिवाइडेड बाय r² प्लस x² होल का पावर 3/2 होता है, इसी से निकालेंगे, है ना। तो सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जिसको हम B2 नाम दे रहे हैं वो B2 निकालना चाह रहे हैं। B2 इज इक्वल टू μ0/2 I, ओके, 2 चाहिए इसका करंट, इसके करंट को हमने I2 बोला है, उसके करंट को I1 बोलेंगे ज़रूरत होगा तो। और यहाँ पर तब हम R2 का स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय यहाँ भी R2 का स्क्वायर प्लस x² और होल का पावर 3/2। अब कैलकुलेशन हमारे लिए ज़रूरी होगा। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड तो 2 का रखेंगे और एरिया 1 का रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके अनुसार यहाँ पर B2 का तो वैल्यू आपको मिल गया μ0/2 I2, है ना, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस x² होल का पावर 3/2 एंड इनटू A1 का वैल्यू देख लीजिए, ये हो जाएगा आपको पाई कैपिटल R1 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करने की बात आएगी, सारे वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो वैल्यू पुट करने के पहले अगर हम इसको ऐसा कर लें 12/I2, ओके, तो आपको जो रिजल्ट आएगा μ0/2 R1²
r2² एक पाई भी रहेगा डिवाइडेड बाय r2² प्लस x² होल का पावर 3/2। अभी phi12/i2 ये M12 होगा और मैं बोला कि जो संभव हो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में बराबर होगा। तो आपको रिजल्ट यहाँ पर ऐसा मिल गया पाई r1² r2² डिवाइडेड बाय r2² प्लस x² होल का पावर 3/2। ऐसा करें, वैल्यू पुट कर लें, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 और यहाँ पर पाई 3.14। ओके, वहाँ का भी पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटू r1 0.505 का होल स्क्वायर इंटू 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू r2² मीन्स 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर एंड आपका होल का पावर 3/2। पूरे को मिला करके कैलकुलेट कर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे तो ये रिजल्ट भी आ गया। इस तरह म्यूचुअल इंडक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद से म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको क्लियर हो जाता है।